हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल CPRP कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक। तो डियर, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा टॉपिक है। तो डियर, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी? पहले तो कहानी है ये देखो, एक छोटा सा पॉइंट है कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास था लाइक चार्जेस में रिपल्शन था और अनलाइक चार्जेस में हमारा अट्रैक्शन था। हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, या फिर दो चार्जेस हैं दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों के केस में क्या था? हमारा रिपल्सन था। ये यहाँ पे हमारा फोर्स था रिपल्शन, ठीक है। और यहीं पर अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज था तो हमारे पास था अट्रैक्शन, ठीक है। मींस अब कहानी ये है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा लेक्चर है। आज के टॉपिक में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी, ठीक है, कि कितना फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। तो पहले हम कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमने सबसे पहले कंसीडरेशन में लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चार्ज है ए और बी। ये हमने दो बॉडी कंसीडर किए, दोनों बॉडीज चार्ज बॉडीज हैं। कंसीडरेशन में लेते हैं कि बॉडी 1 के पास जो चार्ज है, बॉडी ए के पास चार्ज Q1 है और बॉडी बी के पास जो चार्ज है वो है Q2। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं R। तो यहां पर जो इन दोनों चार्जेस पर फोर्स लगने वाला है, ठीक है, इन दोनों चार्ज बॉडीज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें मिला कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहां पे रिपल्सिव भी नेचर हो सकता है फोर्स का, अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेचर हो, चाहे रिपल्शन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, वो हमारा क्लियर होगा इन दोनों साइंस की वजह से, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अभी सिंपली हम बात करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, हमें नहीं पता उसका नेचर अट्रैक्टिव है या उसका नेचर रिपल्सिव है। तो इसके लिए हमने यहां पे वर्ड यूज किया है इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या आती है हमारी? चलो पहले स्टेटमेंट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, force of interaction between any two charges is directly proportional to the magnitude, or we can say to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges, ठीक है। चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हम इन फैक्टर्स का यूज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 and F is also inversely proportional to the square of distance between the two charges। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीडरेशन में लिया था कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो
तो हमारे पास जो रिजल्ट बना यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास अगर हम सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और डियर जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस किया जाता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां पर जो कांस्टेंट हमारे सामने आता है उसकी वैल्यू को हम यहां पे कंसीडर करते हैं, दैट इज K। ठीक है, और ये जो K है हमारा, इस K को बोला जाता है यहां पर कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, K होगा हमारा यहां पर ये कूलम्ब्स कांस्टेंट, तो हम लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट के। अब इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वैल्यू भी आती है, वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो देखो जो K है इसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, एक तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बना, एप्सिलॉन इसके K के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बनती है, ये किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट K की। ठीक है, यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट था, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये होता क्या है, ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करता है। किसी मीडियम के अंदर कोई जो हमारा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो कितना है कितना नहीं है, ये उस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसके लिए जो वैल्यू होती है, वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर यूनिट की बात करते हैं तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमारे पास होती है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी फटाफट। हो गया, चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास था कूलम्ब्स लॉ। अभी हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर इसकी जो कांस्टेंट K था, इसका डायमेंशंस क्या होंगे, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होंगे, और इसी के बेसिस पे हमारा टॉपिक आज का चलने वाला है कंटिन्यू। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं अभी इसे हम। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन थी, हमने भी फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला हमारे पास था फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या बनने वाले हैं इसके, अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, देखो K के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है K इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। ठीक है, ये बनता है। F हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन था 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, mLt-2। उसके बाद क्या है, R। R क्या है, हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं L2। डिस्टेंस के लिए यूज हो गया L, अब क्योंकि पावर 2 है तो पावर 2 कर दिया। उसके बाद देखो Q1 और Q2 है। Q1 Q2 क्या है, Q1 और Q2 हमारे पास है चार्जेस। तो चार्ज के लिए हम डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखो 10th क्लास में हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, Q/T ये फॉर्मूला था। और हमारे पास जो डायमेंशंस आते हैं ना, बेसिकली वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के आते हैं। तो फंडामेंटल हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। चार्ज हमारा फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल कौन है, हमारा करंट है। तो हमें क्या करना है, चार्ज को करंट और टाइम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मींस IT। देन I के लिए हमने यूज किया कैपिटल A और T के लिए आ गया कैपिटल T। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला बनता है किसका, चार्ज का। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर अगर मैं प्लेस अप करता हूं तो यहाँ पे बना हमारे पास AT स्क्वायर। देन रिजल्ट क्या बनता है फाइनली, K इज इक्वल टू mL3T-4A-2। ये हमारा बनता है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, कूलम्ब्स कांस्टेंट K का। ठीक है, अब यहीं से अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने जाते हैं एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था एस कूलम्स कांस्टेंट के को हमने यूज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर हम रिजल्ट चेकआउट करते हैं तो रिजल्ट चेकआउट करने पर हमें पता चलता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। देखो अगर हम देखते हैं यहां से इनवर्सली का रिलेशन चल रहा है, तो हमारे पास जो डायमेंशंस आएंगे एप्सिलॉन नॉट के लिए वो क्या होंगे, वो के इनवर्स होंगे। जो हमारा डायमेंशन फार्मूला के का आया है वही उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का। मींस अगर हम लिखने जाते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, दिस इंप्लाइज फाइनली वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के का इनवर्स करना है m-1 L-3 T4 A2। ये हमारे पास बनता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला, और ये था हमारा के का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसकी यूनिट। अभी पीछे हम चलो यूनिट भी चलो देख ही लेते हैं, वैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी यूनिट मैंने। अगर हम बात करते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ के कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर है कूलम्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हमारा ये था। अब देखो फोर्स के लिए क्या यूनिट होती है हमारी, फोर्स के लिए यूनिट थी न्यूटन, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए यूनिट हमारी थी मीटर, देन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है चार्ज, और चार्ज के लिए यूनिट हमारी थी कूलम, तो हमने यूज कर लिया कूलम स्क्वायर। फिर फाइनली हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये तो हमारे पास यूनिट बनती है किसकी, डायमेंशन कूलम्स कांस्टेंट के लिए, ठीक है। और अगर यहां से हम एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालने जाते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो अभी अभी मैंने बताया था कि दोनों इनवर्स हैं, इनवर्स है तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट हमारा बनता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बनता है यहां से फाइनल पार्ट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, जिससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करने वाले हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं। तो चलिए कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। चलिए करते हैं। देखो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, टू चार्जेस टू इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है, आर placed in air vertically, ठीक है। अब कहता है इफ दिस वन इज Q1 कंसीडर कर लेते हैं इसे, और दिस वन इज Q2, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना है, तो हमने Q1 और Q2 है, ठीक है। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, और फिगर हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास वैल्यू है Q1 की और ये हमारे पास वैल्यू है Q2 की, इस तरीके से रखे हुए, ठीक है। Q1 यहां है, Q2 यहां पर है, और इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें नहीं बता रही, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इफ द मास ऑफ Q2 इज 4 मिलीग्राम,
क्वेश्चन का कहना है कि भाई अगर जो मास है Q2 का वो 4 मिलीग्राम है, तो क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द सेपरेशन, व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस so that the net force becomes negligible। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए करें स्टार्ट। वैल्यूज हमें गिवन है, देखो सिंपल कूलॉम्स लॉ लगाना है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। देखो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, आंसर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें तो इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यूज दे रखी है, ये पूछा है, लेकिन उसके लिए हमसे ये नहीं बताया गया कि जो f है वो कितना है। क्यों? क्योंकि हमें r कैलकुलेट करना है। अरे जब हमें r कैलकुलेट करना है भाई, तो उसके लिए पहले f पता होना चाहिए, f नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखो Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स, उसने क्वेश्चन का कहना है कि भाई नेग्लिजिबल होना चाहिए फोर्स। नेट फोर्स नेग्लिजिबल होने का मतलब है, देखो जब ऊपर हमने Q2 को प्लेस अप कर रखा है, जब Q2 ऊपर है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। Q2 क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, लेकिन इन Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, वो क्या करेगा, Q2 को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। Q2 को ऊपर की तरफ धकेलेगा। अब हमें ये बताना है कि भाई Q1 और Q2 के बेसिस पर कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। एक मिनट डियर, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये हमारा Q2 हमने यहां कंसीडर कर लिया, Q1 हमने यहां कंसीडर कर लिया। द चार्ज प्लेस्ड, ठीक है, और जो मास है Q1 का है, ठीक है, क्योंकि जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है हमने Q2 और Q1 का, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स तो बनता है। अब भाई हमें कैलकुलेट करना है यहां से कि जो नेट रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा। करें स्टार्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, हमारा काम है ये कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं। देखो हमारे पास Q1 पर एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। Q1 ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, नीचे जाएगा। Q1 ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। Q2 और Q1 के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, जिस वजह से Q1 ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन का कहना है कि भाई जो नेट फोर्स है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है, एक तरीके से जीरो, और जीरो कब पॉसिबल है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो जब इफेक्टिव जो हमारा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, 11th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं ऐसे कि एक फोर्स, किसी भी एक बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं और हम कह रहे हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या, उस बॉडी पर लगने वाले जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो ऑल्सो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। अब देखो ये फोर्स कहां लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस पे नीचे आने के लिए। एक फोर्स लग रहा है F कूलम्ब्स फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, और नीचे कौन लग रहा है, नीचे लग रहा है हमारा mg। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, वो क्या है कि क्वेश्चन ने कहा है भाई दोनों का जो नेट फोर्स है ना वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है भाई, नेग्लिजिबल होने का मतलब है कि दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, यहां से रख सकते हैं, क्या रखते हैं, mg इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब r हमें कैलकुलेट करना है, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय mg। ये बना हमारा। अब देखो k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 टू पावर 9। q1 कितना दे रखा है, q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10 टू पावर -8, और q2 हमारा है 3 × 10 टू पावर -8 डिवाइड बाय mg। m कितना है, m मास हमें दे रखा है 4 मिलीग्राम, तो 4 × 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है g होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो टाइम कंसीडर कर लेते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो यहां से देखो ये 2 ये गया,
ये कितना बना 1.5, ठीक है। उसके बाद जो टेंस बच रहे हैं, यहां से बचा 10⁻²। अरेंज अगर आप करते हो तो कितना बनता है, यहां से आपका रिजल्ट बना r² इज इक्वल टू कितना बना, देखो 9 और 15, ये बना हमारा 13.5, ये तो हो गया इनटू। उसके बाद आगे देखो पावर्स को अरेंज करते हैं, -3 ऊपर गया प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो 9 और 3 हो गया 12, ये 8 और 8 16 और 1 ये बना 17। मीन्स हमारे पास बना 10⁻12 इंटू 10⁻17। मीन्स फाइनली मैं लिखता हूं इसे 13.5 इंटू 10 हमारे पास कितना बना, 10 बना -5, लेकिन हमने चाहिए r², तो इस -5 के लिए अरेंज हमें करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 135 इंटू 10⁻⁻6। ये जो रिजल्ट है हमारा ये है r² का, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है r, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देन r इज इक्वल टू 135 इंटू 10⁻⁻6 ओवर रूट r इज इक्वल टू, देखो पावर पहले सॉल्व होगी, कितना बना -3 और यहाँ पे कितना बना 135। अब देखो 135 को सॉल्व करना है, रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए 135 का। अब 135 का रूट कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर लेंगे। वैसे हमारे पास देखो 135 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास 12 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 144, ठीक है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास बनता है 121। अब यहां से एक छोटी सी ट्रिक है, उसको चलो बता देता हूं, यूज करना, ठीक है। रूट हम किसी भी तरीके से, कैसी भी हमारे सामने रूट की वैल्यू हो, बड़े आसान तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 135 को आई थिंक हम लिख सकते हैं 11² प्लस, ठीक है, 11² प्लस 135, ये हमारे पास बना 14, ठीक है। ये हमारे क्या होगा 135 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रूट लगाना है, और यहाँ अब इसके बाद इसका जब रूट सॉल्व करोगे ना, रूट सॉल्व करने का रास्ता आया, ठीक है। तो देखो जो 11 जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे एज इट इज रखना है, बीच में प्लस का साइन था प्लस कर दिया, जब जो वैल्यू थी वो रखी, डिवाइड बाय जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका डबल, परफेक्ट स्क्वायर का डबल। मींस हमारे पास कितना बनता है, ये हमारा बनता है यहां से 11 प्लस यहां से बना 7/11, ठीक है। तो अब हमारा रूट कितना बनता है, रूट हमारा बनेगा r इज इक्वल टू 11 121, ये हमारा बना 128 डिवाइड बाय 11 इंटू 10⁻³ मीटर। मींस अगर आप r की वैल्यू प्लेस अप करते हो तो कितना बनता है, जरा चेक करो, 1.76 इंटू 10⁻³ मीटर। ये होनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तब कहीं जाके क्या होगा, बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो रूट के लिए हमारी ये ट्रिक है, ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। किसी भी जो कोई भी वैल्यू है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट कैसे कैलकुलेट करना, उसके लिए हमारे पास शॉर्ट मेथड है, उस मेथड की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं, जल्दी फटाफट कीजिए। हो गया, चलिए रब कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि फोर्स हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है,
जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉज के एडिशन के वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो था या फिर सब्ट्रैक्शन जो था या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हमने किया था 11th क्लास के अंदर उन पार्ट्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए पहले इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना भी जरूरी है कि ये वेक्टर फॉर्म में जो रिजल्ट देगा वो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इसे हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बात याद रखनी है बस छोटी सी, कि यहां सबसे पहले मैंने कंसीडर किया मेरे पास दो चार्ज हैं, स्पेस में कहीं रखे हुए हैं। ठीक है, कहीं स्पेस में रखे हुए हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने कंसीडर किया भाई कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। A1 पर जो चार्ज रखा है वो Q1 माना और B पर जो चार्ज रखा है उसे हमने माना Q2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं भाई ये डिस्टेंस हमारे पास है R। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस जो हो गई ये डिस्टेंस हमारे पास होगी यहाँ पे R। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो बात करते हैं सिंपली। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, अब देखो कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने कहा था कि भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये तो कूलम्ब्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताया। ठीक है, अब हमें यहां पर ये बताना है कि मतलब ये क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे एप्लीकेबल होगा। पहला काम तो हमारा ये है, और दूसरा काम चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ नाम कंसीडर करते हैं। मींस हमने यूज किया भाई F12 क्या हमारे पास, F12 हमारे पास है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स है उसे हमने नाम दे दिया F12। ऐसे ही नाम हम देते हैं दूसरा फोर्स F21, क्योंकि Q2 भी तो अभी तो देखो Q2 ने लगाया Q1 पर, अब क्या होगा Q1 भी तो Q2 पर लगाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर में हमने यूज किया F21 हमारा हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अगर हम बात करें R12 के बारे में, R12 हमारे पास क्या है, R12 हमारा है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। और यहीं पर अगर R21 के बारे में बात करते हैं तो R21 हमारे पास बना पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, अब देखो सिंपली हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट था कि F जो होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अभी क्या है, अभी ये ओनली मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये अभी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब किसी स्केलर को वेक्टर में ट्रांसफर करना होता है, जब किसी स्केलर को वेक्टर में ट्रांसफर किया जाता है तो स्केलर वैल्यू को, स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मींस अगर मैं इसे लिखने जाऊं कि ये हमारा है F वेक्टर, मींस मैंने फोर्स जो है उसे वेक्टर क्वांटिटी में ट्रांसफर कर रहा हूं, देन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, यूनिट वेक्टर बेसिकली वही होगा जो क्वांटिटी वेक्टर होगी, और यहाँ पर वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर हमारे पास पोजीशन है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर दिस विल बी R कैप। ठीक है, इसे हमने यूज किया R कैप। तो देखो अब हमें बात करनी है F12 के बारे में। F12 हमारे पास क्या बनेगा, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय, अब देखो चाहे मैं Q1 से Q2 की तरफ जाऊं, चाहे Q2 से Q1 की तरफ जाऊं, दोनों केसेस में जो रास्ता बनेगा, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब देखो इसे अगर मैं लिखता हूं तो इसे मैं लिखता हूं R1 माइनस R2, और अगर यहां से पोजीशन R21 को मैं लिखता हूं तो R21 के लिए मैं लिखता हूं R2 माइनस R। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास ये क्या था, ये दोनों का मैग्नीट्यूड था, चाहे 1 से 2 की तरफ जाऊं या 2 से 1 की तरफ आऊं, वो तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहने वाला है, तो उसे हमने एज इट इज रख दिया। तो ये हमारा रह गया आर स्क्वायर और यहाँ पे है आर कैप। आर कैप हमारा रहेगा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कौन सा बनेगा ये देखना है हमें। देखो बेसिकली एक छोटा सा काम अगर हम करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेसिकली हमने यूज करना है यहाँ पे अगर F12 का मतलब क्या था मेरा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, फाइनल पॉइंट है Q1, फाइनल पॉइंट है Q1 मींस ओरिजिन से, ओरिजिन है हमारा कोई स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर ये दो पॉइंट्स से, ओरिजिन से जस्ट मैंने कंसीडर किया कि भाई ये मेरा ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से यहां की जो डिस्टेंस है उसे मैंने नाम दे दिया R1, यहां की जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दे दिया R2। ऐसे कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि ये 1 है वो 2 है, तो R1 और R2 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो भाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, 1 ड्यू टू सेकंड। फाइनल कौन सा है इसमें, फाइनल 1 है। इनिशियल कौन सा है, इनिशियल मेरा सेकंड है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर लिखने का जो रास्ता होता है वो होता है फाइनल और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल। फाइनल कौन सा है 1, तो यहां पे 1 आ गया। इनिशियल कौन सा है 2, तो यहां पे आ गया मेरा 2, ठीक है। ये बना हमारे पास फोर्स। अब क्या करना है, इसे अगर मैं अरेंज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R1 कैप माइनस R2 कैप। इसे लिख सकता हूं, चॉइस आपकी है। चलो अभी इसे वेक्टर फॉर्म में लेके चलता हूं मैं, ठीक है। सिंपली लिखता हूं मैं इसे, मैं भी इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि यूनिट वेक्टर जो था हमारा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था r कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं R12 के बारे में बात करता हूं, R12 हमारा क्या बनता है, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड। R2 कैप के बारे में अगर बात करोगे, R2 वेक्टर डिवाइड बाय R21 मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें अब आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रिजल्ट आता है हमारा, देखो अभी हमारे पास आया F12 इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R कैप, ठीक है। R क्यूब कैसे आ गया अभी, अब देखो यहां से मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली थी कि चाहे मैं R21 करूं, R21 क्या था हमारा भाई, R21 का मतलब था R2 माइनस R1। R12 क्या था, R12 हमारा था R1 माइनस R2, ठीक है। अब चाहे मैं R21 करूं उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, या फिर R12 करके उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, जो नेट रिजल्ट है भाई वो तो R बच रहा है हमारा, ठीक है। वो रिजल्ट हमारा क्या होना है R। तो इसीलिए R12 की जगह जो R12 का जो मैग्नीट्यूड था, उस R12 का मैग्नीट्यूड की जगह मैंने यूज कर लिया यहाँ पे सीधा सीधा R। तो हमारे पास नेट रिजल्ट बना ये। कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिमिलरली। सिमिलरली हमारे पास क्या बनता है, सिमिलरली हमारे पास बनता है भाई F21 इज इक्वल टू कितना बनेगा, F21 हमारा बना K Q1 Q2 इंटू R21 कैप डिवाइड बाय R स्क्वायर, ओके। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमने इधर इसे रिप्लेस किया था, सेम प्रोसीजर में इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करते तो क्या बनता है, रिप्लेस करने पर बनता है F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर का R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कंप्लीट हुआ। जैसे यहां हमने Q को यहां हमने R12 को R से रिप्लेस किया था, सेम कहानी ये अप्लाई होगी हमारे पास। तो हम क्या लिखते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज भाई फाइनल जो रिजल्ट है हमारा वो क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये तो बन गया हमारा R3, ठीक है। इंटू में क्या रहा हमारे पास, इंटू में रहा R2 माइनस R1, हो गया। चलिए पहले से फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अंदर को बोर्ड रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं बोर्ड रफ भी ना करूं तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं।
ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं, हर हालत में हमें नीड है इन चीजों की। तो ठीक है, तो मैं यहीं पे इसे अरेंज कर देता हूं। अब हमारे पास क्या बनता है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए हमारे पास क्या बनता है, देखो ये बनता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2, ठीक है, इनटू यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस आगे आ गया, अंदर क्या बचा मेरा, अंदर बचा R1 माइनस ऑफ R2 डिवाइड बाय क्या बना हमारा R का क्यूब, ठीक है, और इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कंप्लीट है भाई। आगे देखो आगे क्या बनता है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 का यूज करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं देखूं मेरे को मिल रहा है F21 इज इक्वल टू, माइनस का साइन लग रहा था, लगा दिया। अब आगे वैल्यू है K Q1 Q2 ब्रैकेट R1 माइनस R2, K Q1 Q2 ब्रैकेट R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है R क्यूब। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं F1, ठीक है, ये आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो इसने हमें क्या दिखाया, इसने हमें दिखाया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स पहला चार्ज भी दूसरे पर लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पर लगाएगा। इससे हमें क्या समझ आया, इससे समझ आया कि कूलम्ब्स लॉ जो था वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। और जब ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, जब ये कंडीशन हमारे सामने आती है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जेस का जो नेट जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं जीरो बनेगा। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंपोर्टेंस की, कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आती है, सबसे पहले इंपोर्टेंस है मेरे पास ओबेज कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला तो ये बना, और दूसरा जो नंबर आता है, दूसरा पॉइंट वो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है कि कूलम्ब्स जो फोर्स है, जो कूलम्ब फोर्स है वो कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स का ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा एक ही मीनिंग आपको रखना है कि जब दो चार्जेस या फिर कोई भी दो बॉडी मैंने कंसीडर की है, ये दोनों बॉडीज मैंने कंसीडर की है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो नेट रिजल्ट है, नेट इफेक्टिव जो फोर्स है वो जीरो आएगा, इसीलिए इसे बोला जा रहा है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। क्लियर है, ये था आपका टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी जो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज हमने रफ किए थे मैं उन्हें यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, क्योंकि याद रखने जरूरी हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था मेरे पास r कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद हमने बात किया था R21 के बारे में, R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड जो हमारा था R के बराबर, ठीक है। ओके चलो फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले, जल्दी फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या होगा, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस।
ये क्या होगा? चलिए समझते हैं इसे। देखो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास भाई कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है और यहां पर कोई चार्ज है, इस चार्ज को हमने नाम दे दिया Q0, ठीक है, Q0 कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है, इसका नाम हमने ले लिया Q1, ये चार्ज है कोई Q2, ये चार्ज है, नाम दे दिया Q3। ऐसे ही हमने कंसीडर किया कि हमारे पास यहां पर कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है Qn, ठीक है, ये चार्ज हो गया। तो अब क्या होगा, इस चार्ज Q0 पर ये भी कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी कुछ फोर्स लगाएगा, यहां से भी कुछ फोर्स लगेगा, यहां से भी कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस चार्ज Q0 पर कितना टोटल फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो गया भाई, देखो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक चॉकलेट है और क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे हैं और एक बीच में टेबल है, टेबल पर चॉकलेट पड़ी हुई है और बच्चे उस टेबल के चारों तरफ हैं और वहां मैं भी हूं, ठीक है। तो क्या होगा, चॉकलेट मेरे को भी खानी है, चॉकलेट क्लासरूम के बच्चों को, आपको भी, सबको खानी है। तो क्या करेंगे, अब एक साथ ही क्या होगा, जैसे ही मौका मिलेगा सारे के सारे उस चॉकलेट के ऊपर टूट के पड़ेंगे, सारे के सारे उस चॉकलेट को खींचेंगे। मैं चाहूंगा वो चॉकलेट मेरे पास आए, आप चाहोगे वो चॉकलेट आपके पास चले जाएगा। तो जितने भी बच्चे होंगे क्लास के अंदर, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी बॉडीज होंगी, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो सारे के सारे यही चाहेंगे कि जो नेट, मतलब जो टोटल सारी की सारी चॉकलेट है ना, वो मेरे पास ही आ जाए। तो अब हमें बताना है कि उस चॉकलेट पर कितना फोर्स लगा। तो वो हमें कैसे पता चला, वो हमें पता चलेगा कि जितना फोर्स मैंने लगाया, जितना फोर्स आप सबने लगाया, उस सारे फोर्सेस का अगर हम एडिशन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा टोटल फोर्स कितना लगा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स अगर मैं बात करूं Q0 पर लगने वाले फोर्स की, तो Q0 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम होगा, किसका, इसकी वजह से यहां पर लगा, इसकी वजह से जो लगा, इसकी वजह से जो लगा, इसकी वजह से जो लगा, ठीक है। मींस ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो नेट फोर्स अगर मैं बात करूं F0, नेट फोर्स अगर हम बात करें F0 हमारा होगा किसके बराबर, F0 मतलब वो चार्ज 1 Q1 की वजह से Q0 पर कितना लगा, प्लस F02 Q0 की वजह से Q2 पर कितना लगा, F03 Q3 की वजह से Q0 पर कितना लगा। सेम प्रोसीजर कहां तक चला जाएगा हमारा, F0n, जितने पार्टिकल्स होंगे उन्हीं के लिए चलेगा। और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, vector sum of all the individual forces exerted on Q0 due to the individual charges। Q0 पर इंडिविजुअल अलग अलग चार्जेस Q1, Q2, Q3 ने कितना कितना फोर्स लगाया, इन सारे फोर्सेस का जो सम होगा, जो एडिशन होगा, वो हमारे पास दिखाएगा, क्या दिखाएगा, टोटल फोर्स ऑन Q0, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन Q0। अगर हम बात करें कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो हमने पढ़ा था भाई F01 क्या बनेगा, K Q0 Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहां पर हमने यूज कर लिया कैप R0 कैप, ठीक है। सेम प्रोसीजर F02 क्या बनता है, K Q0 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहां पर हम यूज करते हैं, चलो यहां पर हमने यूज किया R0 कैप R01, ठीक है, स्क्वायर हो गया इसका, तो और एक और R01 आ गया। अभी हमारे पास कितना बना, ये बन गया K Q0 Q1 डिवाइड बाय R01 का क्यूब, और यहां हमारे पास बना R10, ठीक है। सेम कहानी, ये बना हमारा R02 का स्क्वायर इंटू R02 कैप, ठीक है। और जब R02 कैप को रिप्लेस करते हो तो क्या बनता है, K Q0, ये Q1 था, सॉरी, ठीक है, K Q0 Q2 डिवाइड बाय R02 का क्यूब, और यहां पर हमारे पास बना R02 वेक्टर। सेम प्रोसीजर हम प्लेस अप करते हैं F0n तक के लिए। तो F0n हमारे पास क्या आता है, K Q0 Qn डिवाइड बाय R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप, ठीक है। रिजल्ट फाइनली K Q0 Qn डिवाइड बाय R0n का क्यूब इंटू R0n वेक्टर, ठीक है, ये बना।
अब देखो फोर्स का जो एडिशन हमारे पास था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कहा था कि भाई जो Q नॉट पर लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो इन सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। तो ऐड करना है बस सिंपल। तो F नॉट हमारे पास कितना बना भाई, F नॉट बना F01 क्या आ रहा है हमारा, F01 है Q नॉट Q1 डिवाइड बाय R01 का क्यूब R01 वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ो, Q नॉट Q2 डिवाइड बाय R02 का क्यूब R02 वेक्टर प्लस सो ऑन अप टू Q नॉट Qn डिवाइड बाय R0n का क्यूब इंटू R0n वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास K और Q नॉट हर किसी के पास कॉमन है, बाहर निकालो। तो F नॉट इज इक्वल टू K Q नॉट कॉमन, अंदर क्या बचा हमारा Q1 R10 वेक्टर डिवाइड बाय R01 क्यूब प्लस Q2 R02 का क्यूब R02 वेक्टर सो ऑन अप टू कितना गया हमारे पास, यहां पर बचा Q1, यहां पर बचा R0n का क्यूब और इधर हमारे पास बचा R0n वेक्टर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो इस सारे रिजल्ट को एक सिंगल टर्म से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बनेगा, तो F नॉट इक्वल टू K Q नॉट समीशन। ठीक है, समीशन हो गया। समीशन में हमने यूज किया I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है और I जो है QI R0I वेक्टर डिवाइड बाय R0I क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये आया नेट फोर्स। किस पर लग रहा है, ये नेट फोर्स लग रहा है चार्ज Q नॉट पर। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट आज की क्लास का टॉपिक। ओके, तो डियर कल की क्लास में हमने बात करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ये जो क्लास में आज हमने पढ़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर चल रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप तब तक के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना चैनल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।